हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है, अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। अपना सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C/C++। पेपर कोड हो गया आपका 331। अपन इस पेपर को है ना कैसे सोल्व करें, है ना। अपन को आंसर देने का क्या रूल रेगुलेशन रहेगा, कितने वर्ड में अपन को आंसर लिखना चाहिए, आंसर को अपन कैसे लिखे, इन सब पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अपने है ना अभी जो 2021 में जो पेपर होगा, वो आपका पेपर तो वैसे तो 100 मार्क्स का आएगा। अपन को अटेम्प्ट करना है ओनली 50% पेपर को हल करना है। तो आप ऐसे देख लो कि 50% क्वेश्चन अपन कैसे सिलेक्शन करें। तो ऐसे हो सकता है जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन अपन कंप्लीट करे, तो ये पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। अगर अपन सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ये भी आपका है ना पूरा अगर कंप्लीट करोगे तो ये भी 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के हो गए। फिर आप है ना एक 12 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपकी मैक्सिमम 52 का अटेम्प्ट होता है, मार्किंग आपकी 50 की हो जाएगी। या फिर आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि 4 क्वेश्चन आप अथवा के लेके बड़े क्वेश्चन पार्ट थर्ड के 12-12 नंबर के कर लेते हो तो 48 का हो जाएगा। और एक आप 2 नंबर का क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो पार्ट फर्स्ट का। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस को बड़े कर सकते हो, 12 नंबर के 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और फिर आप 2 क्वेश्चंस 4 नंबर के ले सकते हो। अगेन 2 क्वेश्चंस आप 2-2 नंबर के भी ले सकते हो। तो आप कैसे भी है ना 50 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। यूनिट का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अथवा के भी अपन है ना इंक्लूडेड है, अथवा में दोनों क्वेश्चंस आप अलाउ कर सकते हो। यानी कि आप अगर एक यूनिट में से 2 बड़े क्वेश्चंस करना चाहो कर सकते हो। तो आपकी जो मार्किंग है 50% हो जानी चाहिए, है ना। आप ज्यादा भी कर दोगे तो आपको 50% तक ही चेक किया जाएगा, है ना, आपके जो भी कॉपी में लिखोगे। तो अपन अपना बीसीए में जो पेपर का जो क्राइटेरिया रहता है, इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, 3 पार्ट में पेपर आता है। तो पार्ट फर्स्ट में आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट सेकंड में 4 नंबर के 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट थर्ड में आप अथवा के साथ में हर यूनिट में आपके अथवा का ना ऑप्शंस रहेगा, जिसमें से कोई सा भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। अथवा को भी अपन है ना अलाउ कर सकते हैं अभी कोविड रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अपन क्वेश्चंस को देखें कि अपना 2019 का है ना पेपर का सॉल्यूशन देखें। तो अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर अपन लार्ज डेटा को मैनेज करते हैं, मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज के अपने पास कई सारे मेथड्स होंगे, जिसमें अपन लॉजिकल मेथड्स, है ना, या मैथमेटिकल मॉडल, 2 तरह के मॉडल्स को यूज करते हुए डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करें। फिर देन अपन उसको है ना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसको यूज में लें। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। तो आप डेफिनेशन तो कंप्लीट लिखोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन से ये। तो ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा in a computer so that it can be used effectively and efficiently। द पर्टिकुलर वे और मेथड, जो आपका जो ऑर्गेनाइज करने के जो मेथड्स या ऑर्डर, वो जो ऑर्डर रहेगा, मतलब पर्टिकुलर तरीका जो रहेगा, या तो मैथमेटिकल रहेगा, है ना, या फिर आपका लॉजिकल लॉजिकल मॉडल हो सकता है। मैथमेटिकल में आपका एरे के थ्रू अपन डेटा को ऑर्गेनाइज करें, और लॉजिकल मॉडल में आपके पॉइंटर या लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करें। तो 2 तरह के अपने पास ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स रहेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, फिर उसमें ऑपरेशन को अपन अलाउड करेंगे। तो इसमें 2 कंसेप्ट आ जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करो देन फिर ऑपरेट करो। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है। तो आप डेटा स्ट्रक्चर का अगर एग्जांपल दें तो आपने ना ये सब पढ़ा हुआ भी है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में जैसे एरे का दे दिया, है ना, स्टैक का दे दिया, ऐसे क्यू का दे दिया, है ना, क्यू, है ना, ऐसे आपने ट्री का दे दिया, ऐसे आपने ग्राफ का दे दिया। ये अपने है ना 5 टाइटल है मेन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपने पास ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स है। तो अपन लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी अपन है ना डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा अपने पास। तो ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का, 2019 का पेपर है, व्हाट इज लीफो। तो सब जानते हो, लीफो का मतलब होता है लास्ट, एल का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अपन रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जो सबसे बाद में आता है उसको सबसे पहले अपन ऑपरेट कर देते हैं। कई बार अपन होता है ना कि जैसे बिल जमा कराने आते हैं,
जो पहला कैंडिडेट आया उसने बिल पहले नंबर पे दे दिया तो उसका बिल एकदम नीचे चला गया, फिर दूसरा बिल, तीसरा, एक स्टेक बना दिया अपन ने। तो स्टेक में ये स्टेक का जो बेस होता है वो लीफो का पूरा बेस लेके चलता है स्टेक। तो लीफो का व्हाट इज लीफो क्या है? लीफो का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट अपने पास एलिमेंट है उसको अपन प्रोसेस्ड करेंगे फर्स्ट, एंड फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको सबसे लास्ट में प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह का जो प्रिंसिपल होता है ये अपन यूज करते हैं स्टेक के अंदर। स्टेक के पूरा अगर अपन ऑपरेट करेंगे तो स्टेक क्या होता है, एक के ऊपर एक तय हो गई, अब जो सबसे लास्ट आइटम है वो सबसे पहले ऑपरेट हो जाएगा। तो ये स्टेक आप ये डायग्राम दे सकते हो कि ये आपका जो टॉप है ना ये लास्ट पे आया था, तो ये लास्ट है ना फर्स्ट ऑपरेट हो गया, और जो फर्स्ट था वो लास्ट ऑपरेट हो गया। तो ये आपका लिफो की थ्योरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डी क्यू? अब डी क्यू का मतलब हो गया डबल एंडेड क्यू। बोथ एंड से अपन डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डी क्यू को बताना है यहाँ पे ओनली अपन को ना 50 वर्ड्स तक की लिमिट होती है, तो 5 लाइन में आप आंसर दे सकते हो। तो डबल एंडेड क्यू, डी क्यू का मतलब हो गया डबल एंडेड क्यू। डी क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा, क्यू का एक टाइप्स हो गया ये। इन डबल एंडेड क्यू इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन कैन बी अकर एट बोथ एंड, है ना, देट इज फ्रंट एंड रियर ऑफ द क्यू, कि अपन इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं डी क्यू के अंदर। तो जैसे ये इंसर्शन इधर से भी दिखा रखा है, इंसर्शन इधर से भी दिखा रखा है, डिलीशन भी दिखा रखा है, डिलीशन भी दिखा रखा है। जहां से अपन डेटा को है ना डिलीट करते हैं वो फ्रंट होता है, और डेटा को अपन जब इंसर्ट करते हैं वो रियर होता है। तो डबल एंडेड क्यू में अपन रियल लाइफ में भी अगर ये एप्लीकेशंस देखें तो जैसे कई बार अपन रोडवेज बस जो अपनी सिटी बस होती है, सिटी बस में आपके हो सकता है कि जैसे कई बार भीड़ ज्यादा हो जाए तो दोनों गेट से अपन एंट्री ले ले और एक गेट से अपन को आउटपुट दे दे, और हो सकता है कि दोनों गेट से अपन को ना आउटपुट दे दे और एक गेट से एंट्री ले ले। तो ये दो तरह की डबल एंडेड क्यू दो टाइप्स की हो जाती है। तो एक तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू हो जाती है, और एक आपका ना आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू हो जाती है। तो डबल एंडेड मतलब बहुत साइड से अपन इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ये थ्योरी लिखने में आ जानी चाहिए। आप चाहो तो डायग्राम बना के दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल वर्क? तो ये डीएफएस है ना, ये एक अपने पास एक तो है ना डीएफएस होता है और एक अपने पास है ना बीएफएस होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ डीएफएस, एक होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च ये क्या है, ये दोनों है ना ये अल्गो है ग्राफ ट्रावर्सल के रूल है, ये ध्यान देने का पॉइंट है। ग्राफ ट्रावर्सल, तो ग्राफ ट्रावर्सल के दो मेथड्स होते हैं अपने पास, ध्यान दे लेना। ग्राफ एक साइकिल होता है, वर्टिसेज और एजेज का पूरा है ना एक कनेक्टेड होता है, और इसमें कोई भी ओपन वो नहीं होता, एक साइकिल होती है कंप्लीट। ट्री में साइकिल नहीं होती, दोनों में अंतर ये होता है। तो ग्राफ को अपन है ना ट्रावर्सल कैसे करें? ट्रावर्सल का मतलब होता है ग्राफ के जो वर्टिसेज है उनको अपन ईच वर्टिसेज को कैसे विजिट करें, ग्राफ के जो पॉइंट है उनको अपन कैसे ना विजिट करें। तो अपने पास विजिट करने के दो रूल होते हैं। तो एक तो डीएफएस का मतलब हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ये ग्राफ का एक अल्गोरिथम्स है ट्रावर्सल का, सर्चिंग ए ग्राफ और ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो द एल्गोरिथम स्टार्ट एट द रूट से अपन शुरू करते हैं, और ये डीएफएस में क्या होता है कि डेप्थ की ओर चलते हैं अपन जब तक कि आपको ना लीफ नोड नहीं मिल जाए, फिर अपन फिर वापस बैक ट्रैक करते हुए फिर अगेन रिपीट करते हैं प्रोसेस को। तो ये एक आपका है ना डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो आपका वर्क करने का जो कंसेप्ट है ये कैसे काम करता है। तो द एल्गोरिथम स्टार्ट द रूट से, तो अपन शुरू करेंगे टॉप होगा वो ऑफ ए ट्री एंड गोज एज फॉर एज इट है ना डाउन ए गिवन ब्रांच या पाथ, द ब्रेक द देन बैक ट्रैक्स, बैक ट्रैक मतलब पीछे चल वापस है ना बैक में चलेंगे फिर, until it find an unexplored path and then explores it, फिर उसको वापस एक्सप्लोर करते हैं अपन। तो ये स्टेक के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं ये पूरा, कि आपका ये डीएफएस है। ग्राफ भी कर सकते हो या ट्री भी कर सकते हो, यहाँ पे है ना ग्राफ भी लिख सकते हो आप। ये ग्राफ का और ट्री का एक ट्रावर्सल का एल्गोरिथम है। ये ट्रावर्सल का मतलब होता है ना विजिट करना, ये वाला पूरा अल्गो है जिसमें टॉप से अपन डेप्थ की ओर चलते हैं, और बीएफएस में है ना लेवल बाय लेवल चलते हैं अपन, और यहाँ पे स्टैक चलता है, बीएफएस में आपका क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए कैसे काम करता है ये। फिर अपना है इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट का बेसिक अंतर बता दो। तो इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में अंतर क्या है, कैसे डिफर है दोनों एक दूसरे से? तो इंसर्शन सॉर्ट में अपने क्या होता है एक प्री सॉर्टेड लिस्ट होती है, तो उस सॉर्टेड लिस्ट के अंदर अपन इंसर्ट करते हुए चलते हैं डेटाज को,
और यहाँ पे क्या होता है कि अपन सिलेक्शन सॉर्ट में एक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना, नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड सॉर्ट इट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसको प्लेस के हिसाब से सॉर्टिंग करते हुए चलते हैं। तो इट इज स्टेबल सॉर्टिंग होगी इसमें, है ना, इसमें एक परमानेंट टाइप की होगी। ये कोई जरूरी नहीं है अनस्टेबल हो सकती है। तो ये कम से कम 2 या 3 अंतर तो लिख सकते हो आप। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है। अगर आपकी पूरी लिस्ट अगर वो है वहिंदा है ना, एरे इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें नो बेस्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर, इसमें ना नंबर ऑफ कंपेरिजन ये बहुत ज्यादा होता है इन ऑल केसेस। तो ये आपका मोर एफिशिएंट देन सिलेक्शन सॉर्ट से ज्यादा एफिशिएंट है, और ये आपका लेस एफिशिएंट है इंसर्शन सॉर्ट, है ना, इट इज लेस एफिशिएंट देन द इंसर्शन सॉर्ट। तो दोनों में ये करीब आप 2 या 3 पॉइंट तो लिख सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा आंसर देना भी अपना वो जरूरी नहीं है, कम से कम 3 पॉइंट आप लिख सकते हो अंतर का। फिर आप देखो डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। तो डबली लिंक लिस्ट है तो एक तरह से लिंक लिस्ट है ना, एक सीक्वेंस हो गया एलिमेंट का, है ना, या नोड का एक कलेक्शन हो जाता है। अब नोड के जो एक नोड होगा उसमें 2 पार्ट होते हैं लिंक के, एक तो प्रीवियस नोड होता है, एक नेक्स्ट नोड होता है। तो अपन जब कनेक्शन करते हैं ना, तो प्रीवियस नोड को मतलब जो भी करंट नोड होगा, एक तो प्रीवियस से कनेक्ट करो, एक उसको नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करो। तो डबल कनेक्शन होता है, बोथ डायरेक्शन में अपन ट्रावर्सल कर सकते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स in which every node has link to its previous node and next node. Traversal can be done in both direction and display the contents in the whole list. तो ये अगर लिंक लिस्ट का डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड देखोगे तो इसमें 2 लिंक पार्ट होता है, एक इन्फो पार्ट हो गया। तो इसमें ना 2 तो लिंक पार्ट होते हैं, 2 लिंक पार्ट, और एक आपका 1 इन्फो पार्ट हो गया, 1 इन्फो यानी डेटा पार्ट होता है। इसमें एक तो प्रीवियस लिंक हो गया, एक नेक्स्ट नोड है जो है नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप है ना बोथ डायरेक्शन ऐसे ये डायग्राम दे सकते हो। ये आपका नोड 1 हो गया, है ना, n1 कर दो, नोड 2 कर दो, नोड 3 कर दो, नोड 4 कर दो। इधर भी है ना, लास्ट में जब अपन बिगिनिंग से चले क्लोजिंग पे, तो लास्ट का ये नोड नल रहेगा, और अपन जब लास्ट से अगर बिगिनिंग की ओर ट्रैवर्सल करें तो ये प्रीवियस नोड नल रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नल रहेगा, इधर प्रीवियस नल रहेगा। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आप बता सकते हो। बाइनरी ट्री क्या है? तो ये एक ट्री का एक स्पेशल टाइप है। अब ट्री का स्पेशल टाइप में क्या कहता है ये बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव ए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन कर दो या 2 लिंक कर दो, है ना। यह मैक्सिमम जो डिग्री होती है, मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो 2 होगी, है ना, ये लिख सकते हो। मिनिमम आपकी 0 भी हो सकती है, जैसे ए है ना, ए का जैसे ये एक नोड भी हो सकता है ना, ऐसे ए के 2 नोड भी हो सकते हैं, बी और सी का फिर 1 हो सकता है ना, ई मान लो, इसके 2 हो सकते हैं, है ना। इस तरह से आपकी बाइनरी ट्री हो जाएगी। अगर आप है ना ऐसे बना दोगे तो ये नॉट ए बाइनरी ट्री, है ना, ये आपकी नॉट बाइनरी ट्री, इसको बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। तुम कहोगे क्यों कि इसमें 3 लिंक हो गए, तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकते, तो ये है ना, ये इनवैलिड में आ जाती है बात। ये आपकी वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, डायग्राम दे सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, वाई डू वी नीड डू अल्गोरिथम्स एनालिसिस। ये अपन अल्गोरिथम्स की एनालिसिस की क्यों आवश्यकता रही, अपन को क्यों आवश्यकता होती है? तो अल्गोरिथम एनालिसिस से अपन को क्या होता है कि कोई भी अपन अल्गो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, या एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी का मेजर करें, तो फिर अपन को एल्गोरिथम्स एनालिसिस करना होता है। तो अपन को जब मैक्सिमम रिसोर्स एज है, मिनिमम रिसोर्स एज में अपन को मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो कंप्यूटेशनल जो कैलकुलेशंस होती है, कितना टाइम ऑक्यूपाई करेगी, है ना, मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगी, तो ये अपन को कोई भी एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी का मेजर करे तो अपन को एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप देखो कि एनालिसिस में क्या है। Algorithm analysis is an important part of the computational complexity theory, which provides theoretical estimations for the required resources। कि अपन कोई भी काम करेंगे ना, तो कितने रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड रहेगी ऑफ एन एल्गोरिथम्स टू सॉल्व ए स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स।
तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द डिटर्मिनेशन, मतलब निर्धारण करेगा, ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, एग्जीक्यूशन का टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। कोई भी प्रॉब्लम्स को अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो रिसोर्स स्पेस रिसोर्सेज एंड अमाउंट ऑफ टाइम, एग्जीक्यूशन का टाइम, इन दोनों का डिटरमाइन करना होता है अपन को। इससे फिर अपन को बेस्ट एक एल्गोरिथम्स का सिलेक्शन कर पाते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज हेसिंग। तो सर्चिंग आप सबने नाम सुना हुआ है। सर्चिंग में एक तो लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होता है, और लीनियर और बाइनरी सर्च के मतलब एक ऊपर एक और सर्च होता है हेसिंग। तो हेसिंग क्या है, एक टेक्निक्स है सर्चिंग की, जिसमें अपन है ना एक तरह से मैपिंग करते हैं अपन डेटाज की। तो हेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, एक टेबल के अंदर मैप करते हुए चलते हैं की वैल्यू हेज फंक्शंस के थ्रू डेटा आइटम्स टू स्मॉलर टेबल, है ना, विद द हेल्प ऑफ हेज फंक्शंस। एक फंक्शंस के थ्रू अपन है ना पूरा मैप करते हुए की वैल्यू के थ्रू, है ना, टेबल जनरेट करते हैं, हेज टेबल बनाते हैं। फिर उसके थ्रू अपन मतलब सिंगल शॉट में डायरेक्ट अपन को रिजल्ट मिल जाता है सर्चिंग का। तो इट इज टेक्निक्स टू कन्वर्ट ए रेंज ऑफ की वैल्यूज इनटू ए रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ एन एरे। तो ये फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक्स है यूजिंग हेज फंक्शंस। तो हेज फंक्शंस के थ्रू अपन फास्ट सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये कोई पूछे ना व्हाट इज ए हेसिंग, तो हेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आइटम टू स्मॉलर टेबल विद द हेल्प ऑफ हेसिंग फंक्शंस। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो आप ये तीनों चारों केसेस में बता सकते हो। तो तीन तरह से है ना, एक अपने केसेस को लेके स्टडी होती है। वर्स्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है, एवरेज केस होता है। तो वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर होता है ना, ऑर्डर मतलब एन स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना। ये आपका बेस्ट केस में ओ एन लॉग एन होता है, एवरेज केस में भी यही होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन लॉग एन, ये भी एन लॉग एन है ना, इनटू, अगर कुछ भी सिंबल्स नहीं तो इनटू ही माना जाता है वो। तो ये अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है पूरी, तो ये डायरेक्ट याद रख लो आप इसको। क्विकसॉर्ट की ये है ना कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर पार्ट सेकंड में आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखोगे कि ये हो गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में अपन क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी अपन डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, देन क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डेटा अपीयरिंग इन डेटा स्ट्रक्चर आर प्रोसेस बाय मींस ऑफ ऑपरेशंस। तो द मेजर और कॉमन ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्रावर्सल विजिट करना, सर्चिंग है ना, फाइंड आउट करना, कोई भी स्पेसिफिक की वैल्यू को लेके सर्च करें अपन। सॉर्टिंग, एक ऑर्डर में डेटा को अरेंज करें। मर्जिंग करें, है ना, इंसर्शन करें, डिलीशन करें, अपडेशन करें। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। फिर इन सब की थोड़ी थोड़ी आप मीनिंग बता सकते हो। थोड़ा सा बड़ा है ये आपका, एक पेज तक, ये 1.5 पेज तक आंसर जा सकता है। तो ट्रावर्सल का मतलब हो गया, ट्रावर्सल मीन्स हो गया एवरी डेटा स्ट्रक्चर कंटेन्स द सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ट्रावर्सल द डेटा स्ट्रक्चर मीन्स विजिटिंग या एक्सेसिंग कर दो ईच एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फिर आप सर्चिंग का मतलब एक तरह से फाइंड आउट करना हो गया। वी कैन सर्च फॉर एनी एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर विद गिवन की वैल्यू। सॉर्टिंग का मतलब एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइन करें, दो लिस्ट को मिलाएं। इंसर्शन का मतलब होता है कि किसी भी गिवन लिस्ट में, गिवन आपके जैसे डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करें, बिगिनिंग पोजीशन, मिडिल, लास्ट, जैसे भी करना चाहो। अपडेशन का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग डेटा को पहले फाइंड आउट करें, देन फिर उसको रिप्लेस करें। डिलीशन मतलब रिमूव करें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स आप सब जानते हो। तो एक तरह से फाइनाइट सेट होता है, मतलब एक स्टेप्स होती है किसकी, सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब एक तरह से एक कंप्लीट ए टास्क वेयर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन ए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। एक टास्क को एक कंप्लीशन होता है, कंप्लीट करने के लिए फाइनाइट सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन हो गया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। तो इट इज कॉल्ड एज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अगर ये भी नहीं लिखो तो आप ये तो कम से कम लिख ही सकते हो, है ना। वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम्स को अपन है ना समटाइम्स अपन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। तो एल्गोरिथम्स क्या हो गया, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप है, फाइनाइट सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस की स्टेप्स होती है। तो स्टेप्स को एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो समटाइम्स है ना इट रेफर टू लॉजिक ऑफ प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं।
तो ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। करेक्टरिस्टिक में देखोगे तो एल्गोरिथम्स में फाइनाइटनेस होना चाहिए कि एक मतलब एल्गोरिथम शुड बी एंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए कि आफ्टर सर्टेन स्टेप। एल्गोरिथम्स में इनपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आउटपुट एटलीस्ट वन आउटपुट तो होगा, ये जरूरी है। एल्गोरिथम अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर दोनों बेकार हो जाएगा। फिर वो डेफिनेटनेस होना, प्रॉपर वे में डिफाइन होना चाहिए, हर स्टेप्स आपकी अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए ना, सुस्पष्ट होनी चाहिए, यूनिक मीनिंग होनी निकलनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एल्गोरिथम्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती अपने पास। फिजिबल होना चाहिए, फिजिबिलिटी, कि जो भी अपन है ना रिसोर्सेज यूज करें वो फिजिबल होने चाहिए पूरे। तो ये आपके ना 7 पॉइंट है एल्गोरिथम्स के। फिर आप देखोगे राइट द एल्गोरिथम्स फॉर इंसर्ट द एलिमेंट इन BST बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप है ये बाइनरी ट्री का, जिसमें अपन ये क्या होता है कि जैसे कोई भी नोड होता है तो ये रूट है। अब रूट नोड से जो स्मॉल वैल्यू होती है, स्मॉल और इक्वल, है ना, तो अपन इसको लेफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और ग्रेटर वैल्यू है ना राइट की तरफ होती है यहाँ पे। ये ग्रेटर वैल्यू जो आएगी वो राइट की तरफ होगी। ये इसको रूट से चेक करते हुए चलते हैं अपन। तो यहाँ पे कैसे इंसर्ट करते हैं अल्गो बताना है। तो इंसर्शन का ये अल्गो हो जाएगा, ये ना ये अल्गो हो जाएगा अपना अल्गोरिथम्स। तो अल्गोरिथम्स कैसे लिखे, तो अल्गोरिथम्स में ये ना ये फंक्शंस के फॉर्म में लिख दो कि इंसर्ट करने जा रहे हैं, ट्री होगी है ना, ट्री के अंदर एक आइटम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे कि ट्री नल तो नहीं है। मान लो कि ट्री में एक भी नोड नहीं है और अपना एकदम पहला ही नोड आया है, तो सबसे पहले तो मेमोरी एलोकेट करेंगे। फिर अपन है ना ट्री के जो डेटा पार्ट है, ट्री का जो डेटा पार्ट है उसमें आइटम को इंसर्ट कर देंगे। लेफ्ट को अपन नल छोड़ देंगे है ना, इसको राइट को नल छोड़ देंगे। तो अपने इस तरह से ये है ना एक ट्री का ये नोड बन जाएगा। तो यहाँ पे तो डेटा अपन फिल कर देंगे। ये आपका नल कनेक्शन हो गया, ये आपका राइट का नल कनेक्शन हो गया, यहाँ पे नल है, कोई भी एड्रेस नहीं है अभी, ये पहला नोड हो जाएगा। तो ये आपका रूट नोड बन जाएगा, है ना। फिर अपन अगर मान लो कि ये ऑलरेडी मान लो इस पे पहले पहला फर्स्ट नोड पहले से ही है, नल नहीं है ट्री, तो देन फिर अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कर कि इफ आइटम, जो भी आइटम अपन इंसर्ट करेंगे ना वो ट्री का जो डेटा पार्ट है उससे छोटा है क्या। छोटा है तो लेफ्ट की तरफ जाओ, और अगर बड़ा है तो राइट की तरफ जाओ। तो ये अपन को ना ये रिकर्सिवली कॉल होता है। तो रिकर्सिवली कॉल का मतलब होता है ये यहाँ से चलेगा और ये है ना वापस है ना इसमें आता जाएगा, है ना। कभी लेफ्ट को राइट को उस अपने डेटा की पोजीशन को चेक करेगा और ये अपना एंड हो जाएगा लॉजिक। तो ये बिल्कुल इजी सा है ना एल्गोरिथम्स है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करें। अब 95 को जैसे इसमें ऐड करना हो अपन को बाइनरी ट्री में, तो 95 को ना कैसे ऐड करेंगे, तो ये रूट से चेक करो। तो ये 50 है यहाँ पे रूट, अब 50 से ग्रेटर है तो ये है ना इधर जाएगा। फिर इधर देखेंगे ये 75 है, इससे भी एक ग्रेटर है तो फिर है ना इधर जाएगा ना 85। 85 को चेक करेंगे तो ये 95 ना इधर राइट में लग जाएगा, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे चेक करता हुआ ना 4 स्टेप्स में इंसर्ट हो जाएगा। तो एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ कलेक्शन होता है वर्टिसेज का और एज का, है ना, एक सेट हो जाता है। अब ग्राफ में कई तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन। तो जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी लिस्ट है, मल्टी लिस्ट है। तो ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन में ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन होता है अपना ग्राफ का। तो ये क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन क्लियर हो, है ना, ऑर्थोगोनल की। अभी करते कैसे है, तो ये आपका जैसे ग्राफ गिवन अपन को, तो ये 0 1 2 है ना, तो ये आपका 0 1 2 है ना, ये अपन एक वो बना लेंगे, इस एक मैट्रिक्स बना लेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका 0 से जैसे 1 की तरफ लिंक है क्या, 1 का है ना 0 से लिंक है, तो 0 से 1, तो ये 0 0 पे तो 0 ही रहेगा ना, 0 से 1 पे 1 आ जाएगा जहाँ लिंक है। यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ है ये, तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जहाँ पे डायरेक्शन आ रही है ना वहाँ पे 1 कर दो, जहाँ पे कोई डायरेक्शन या लिंक नहीं है वहाँ पे 0 कर दो। तो ये एक है ना मैट्रिक्स बनेगी। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो ये आपके नोड है, यहाँ पे है ना ये नोड है। तो अब इस नोड के है ना एक नोड के ये आपके ये इतने पार्ट होते हैं, एक तो टेल होता है, हेड होता है, कॉलम लिंक होगा, एक रो लिंक होगा। तो अपन को है ना जैसे ये मैट्रिक्स बनाएंगे ना, ये जैसे 0 1 और 2 है ना, 0 1 2, जैसे ये आपके 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, या ABC जो भी नाम है ना, इधर भी आपका 0 1 2 हो गया। फिर ये कॉलम और रो के हिसाब से पूरे लिंक जनरेट करने होते हैं अपन को। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, हो जाता है ग्राफ का, ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ऐसे अगर एग्जांपल अपन 2 देखें तो आपके इसमें 4 वर्टिसेज है
0 2 3 4। तो ये आपका ये 0 है ना, 2 3 4, ये आपका ये यहाँ पे अपन वैसे 1 आ रहा है ना, 0 नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4, फिर जो जो इसके लिंक करना कॉलम्स को रो के अकॉर्डिंग। तो रो में ऐसे चलो, कॉलम्स में ऐसे चलो, तो पूरा लिंक जनरेट करना होता है। और एक नोड का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इतने इसमें लिंक पार्ट हो, इसमें इतने पार्ट होते हैं, टेल होगा, हेड होगा, कॉलम लिंक फॉर हेड होगा, रो लिंक फॉर टेल होगा। तो इस तरह से ये है ना पूरा डिजाइन करके ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन। इसकी फिर मैं है ना एक क्लास सेपरेट भी वैसे ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन की मैं एक और बना दूंगा सेपरेट, उसमें पूरा अपन डिटेल में समझ समझ के एक वीडियो समझ सकते हो फिर उससे। फिर आप देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन है ना आता है, तो आपको हर छह तरह की सॉर्टिंग है, तो 6 तरह की सॉर्टिंग की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी की आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो इंसर्शन सॉर्ट में अपन का जो अल्गोरिथम्स होता है ना, एक सॉर्टेड लिस्ट को अपन फॉलो करते हुए उसी में इंसर्शन करते हुए चलते हैं। तो पहले सिंगल आइटम होगा, फिर दूसरे आइटम को जो प्रीवियस लिस्ट है ना अपनी, उसी लिस्ट में अपन है ना पोजीशन को देख के इंसर्ट करते हुए चलेंगे। तो एन अनसॉर्टेड लिस्ट कंटेन एन एन वैल्यू होगी, तो अपन को है ना वी नीड परफॉर्म n-1 पासेस होगा, क्योंकि एक वैल्यू तो अपन फिक्स करके चलते हैं, तो रिमेनिंग वैल्यू n-1 होगी। जैसे आपकी 100 वैल्यू है तो आपको है ना फर्स्ट वैल्यू तो एक फिक्स कर दोगे, फिर सेकंड वैल्यू से 99 तक है ना उसको अपन चेक करते हुए चलेंगे। तो इफ द लिस्ट ऑलरेडी अगर सॉर्टेड है तो अपन को विल हैव टू मेक ओनली वन कंपैरिजन करते हुए है ना फिर इंसर्शन चलेगा अपना। इफ n-1 passes we will need to n-1 comparison, तो दिस इज द बेस्ट केस है। तो देयर फोर द बेस्ट जो इसकी एफिशिएंसी होगी ओ एन होगी बेस्ट केस में। तो एक तो ये याद रखनी है आपको, है ना। और अपन इफ गिवन एरे सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर में अगर गिवन है तो फिर आपको है ना वन कंपैरिजन में है ना 1 रहेगा, सेकंड कंपैरिजन सेकंड पास में सेकंड कंपैरिजन पास टू n-1 कंपैरिजन इन n-1 पास। तो जो जितने पास होंगे उसमें है ना उतने ही कंपैरिजन होते जाएंगे। तो अपने पास है ना ये फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। तो इसका फिर अपन पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ओ एन स्क्वायर इसका वो आ जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा इसका। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन हो जाएगी। कांस्टेंट स्पेस को यूज करता है तो कांस्टेंट स्पेस को यूज करेगा तो ओ वन, ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो अभी तक ये आपका ना 50% पेपर सोल्व हुआ है, 2 क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी उसमें मैं ना डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको लेके आऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से आंसर कैसे दिया जाता है तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फॉलो करें, लर्न करें, आंसर की थोड़ी सी प्रैक्टिस सही साफ सुथरा लिखे कॉपी में। प्रॉपर क्वेश्चंस नंबर को है ना एक सिंगल प्लेस पे करें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो आप अगर अलग अलग पोजीशन पे कर दोगे तो कई बार है ना चेक करने में दिक्कत होती है। तो आप एक क्वेश्चन से कंप्लीट एक ही जगह है ना कॉपी में रखें उसको, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन को पहले पेज पे कर दिया फिर उसका कुछ पार्ट वो लास्ट पेज पे लिख दिया, तो उससे फिर आपकी मार्किंग सही नहीं हो पाती। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू।